कहानी का नाम खूनी सड़क। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। अंधेरे के सबब सड़क पर गहरा सुकूत तारी था। तारकोल की पक्की सड़क पर सन्नाटा तारी था। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक एक तवील मैदानी सिलसिला था जिसमें खुदरो झाड़ियाँ और पौधे कसरत से उगे हुए थे। यह तवील मैदानी सिलसिला जा बजा ऊंचे नीचे टीलों पर मुश्तमिल था। जहाँ सूख गंभीर सन्नाटे का राज था। ऐसे में एक कार की तेज रोशनी उभरी। इसने सन्नाटे के एहसास को मजरू कर दिया। कार में दो लोग सवार थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के की उम्र 26 साल के आसपास जबकि लड़की की उम्र 24 साल थी। लड़की ने दुल्हन का जोड़ा ज़ेबतन कर रखा था और वो फुल मेकअप में थी। साफ लग रहा था कि वो अपनी शादी छोड़कर भागी है। लड़के ने आम सी जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। हमने घर से भागकर कोई गलती तो नहीं की? लड़की ने मुस्कुराकर इस लड़के से कहा। नहीं, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। वैसे भी तुम्हारे घर वाले राज़ी भी ना थे। लड़का मुस्कुराकर बोला। घर वाले राज़ी भी कैसे होते? तुम कोई काम भी तो नहीं करते? लड़की ने जवाब दिया। तुम जानती हो मैंने नौकरी के हसूल के लिए क्या नहीं किया? लड़की ने ठंडी सांस ली और इस बात में सर हिलाकर खामोश हो गई। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि लड़की की यकदम चौंक कर बोली, सरफराज हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग दानिश के घर जा रहे हैं। ये रात गुजार कर हम लोग शादी कर लेंगे और कल दूसरे शहर के लिए निकलेंगे। मगर ये रास्ता दानिश के घर तो नहीं जाता। लड़की फिर चौंकी थी। ये शॉर्ट रास्ता है जो हमको जल्द दानिश की तरफ पहुंचा देगा। कहीं ये वही खूनी सड़क तो नहीं जिसके बारे में मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं? लड़की फिर चौंकी थी। कार बड़ी ही तेज़ रफ्तारी से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। लड़की की बात सुनकर सरफराज कुछ देर तक खामोश रहा, फिर इस बात में सर हिलाकर कहा हाँ, और इसकी तरफ गौर से देखा और बोला, सदफ तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो। आज के दौर में ये सब बातें महज अफसानवी हैं। इसने सड़क की जानिब देखते हुए जवाब दिया था। इस सड़क के मुतालिक जो भी बातें हैं वो झूठ तो नहीं हो सकती। मेरा मशवरा है कि सदफ के जुमले इसके मुंह में रह गए। इसके हलक से दिलखराश चीख निकली एक ज़ोरदार धमाके के साथ जो इसने सुना था। साथ ही कार का तवाज़न बिगड़ गया। कार के बोनट से कोई चीज़ टकराई थी जिसे सरफराज ने साफ देखा था। वो न जाने क्या चीज़ थी। इसकी चमकती सुर्ख आंखें थीं जिसकी एक ही झलक इसको नज़र आई थी। कार लहराती हुई दाएं तरफ वाले मैदानी हिस्से में उतर गई। गाड़ी थोड़ी ही दूर चली होगी कि किसी चीज़ से टकरा कर रुक गई और सरफराज का सर कार के स्टीयरिंग से टकराया। सर पर लगने वाली चोट कारी साबित हुई जिससे वो फ़ौरन ही बेसुध हो गया। सदफ ने चीखते हुए सरफराज को हिलाया लेकिन इसने कोई हरकत नहीं की। वो बेहोश हो चुका था। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। कार में सरफराज बेहोश पड़ा था और सदफ अकेली थी। दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। इस सड़क से जुड़े तमाम पुरस्कार वाक़यात इसके दिलो दिमाग में घूमने लगे थे। अगर इसको पता होता कि सरफराज इस सड़क से कार गुजारेगा तो वो कभी भी इस सड़क से इसको जाने ना देती। लेकिन अब क्या हो सकता था? कुछ तो करना था। चुनाचे सदफ डरते डरते कार से उतरी। इसने देखा कार के बोल्ट पर बहुत सा खून पड़ा है। हो सकता था ये इसी चीज़ का खून हो जो चीज़ कार के बोल्ट से टकराई थी। वो और आगे बढ़ी। ये देखकर वो चौंक गई कि कार एक बहुत तवील कद आदम मुजस्मा से टकरा कर रुकी है। इसने गौर से इस मुजस्मे को देखा। दूसरे पल वो चौंक गई। वो पत्थर का अजीब सा मुजस्मा था। सदफ को समझ ही ना आया कि किस तरह का ये मुजस्मा है। अंधेरे के सबब इसके खदोखाल ठीक तरह से वाज़िया नहीं थे। बस इतना हुआ इसको खौफ की एक लहर अपने अंदर दौड़ती महसूस हो रही थी। वो हैरत और खौफ इसे इस मुजस्मा को देख ही रही थी कि अचानक इसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हाथ के रखते ही सदफ बुरी तरह से उछल पड़ी और इसके हलक से चीख निकल गई। इसने मुड़कर देखा तो फिर चीखों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। इसने जिसको देखा वो बहुत ही खौफनाक था। इसकी लाल सुर्ख आंखें थी जिसमें वहशत देखकर वो कांप कर रह गई। दूसरे पल सदफ लहरा कर इस नौवारद की बाहों में झूल गई।
दूसरे दिन सरफराज की लाश पुलिस ने इसी सड़क पर दरियाफ्त की थी और लाश की यह हालत थी कि इसके जिस्म और चेहरे पर जा बजा जख्मों के निशानात थे और जिस्म में खून बेहद कम था। यूं लगता था कि किसी दरिंदे ने बड़ी ही बेदर्दी से सरफराज का खून पिया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सरफराज गुज़श्ता रात शहर के एक बाइज़्ज़त बिजनेसमैन नसार अहमद साहब की लड़की को इसकी शादी से ले भागा था। अब पुलिस को इसकी लाश मिली थी, लड़की का कोई पता ना था। काशिफ खां शहर के एक मारूफ बिजनेसमैन थे। इन्हें अपने बिजनेस के सिलसिले में बैरून मुल्क सफ़र करना पड़ता था। चंद साल पहले तक काशिफ इतना कामयाब कारोबारी ना था, बस छोटा मोटा सा कारोबार था जिसको चलाने के लिए बेहद पापड़ बेलने पड़ते थे। लेकिन इसकी मेहनत और लगन ने इसके कारोबार को 10 साल में बुलंदी और अरूज बाम अता किया था। अरूज हासिल होने के बाद भी इसके अंदाज में तकब्बुर पैदा नहीं हुआ था। हर एक से मोहब्बत और आजिज़ी से मिलता था। इसकी मेहनत की वजह से मुल्क की सबसे बड़ी कपड़े की इंडस्ट्री इसके साथ कारोबारी सौदे पर राज़ी हुई थी। वक़्त रात के 8 बजे तय पाया था। काशिफ रात 7:30 बजे घर से निकल गया था। बेगम एक खालस घरेलू औरत थी। वो हमेशा ही इन बेवक्त की कारोबारी मीटिंग से चिढ़ ही खाती थी। चुनांचे जब वो घर से निकला तो इसने नाक भून चढ़ाई थी, लेकिन हंस कर टालते हुए घर से निकल आया था। जल्द पहुंचने के लिए इसने एक मुख्तसर रास्ते को चुना था। काशिफ जानता था अगर वो मुख्तसर रास्ते से नहीं जाएगा तो शदीद किस्म की ट्रैफिक जाम में फंस जाएगा, जो कि गवारा ना था। ये वही रास्ता था जिसको इख्तियार करने पर पाबंदी थी। इसकी वजह से इस सड़क पर होने वाली पुरस्कार अमवात थी। पहले इस सड़क पर खासी आमदरफ्त हुआ करती थी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों में डर और खौफ फैलने लगा था। बहुत जल्द यह खूनी सड़क के नाम से मशहूर हो गई थी। इसकी वजह लोगों की लाशें थी जो इस सड़क से मिला करती थी। वो लाशें बर्बरियत और वहशत का आला नमूना हुआ करती थीं। लाश के चेहरे और जिस्म पर जख्मों के जा बजा निशानात होते और जिस्म में खून बेहद कम पाया जाता, जिससे ऐसा लगता है कि यह किसी दरिंदे का कारनामा है। जब इसी तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो हुकूमत की तरफ से इंक्वायरी टीम तश्कील देगी, लेकिन टीम के मेंबरान भी इन हादसा का शिकार हो गए। जो ज़िंदा बचने में कामयाब हो सके हमेशा के लिए पागल हो गए। इनके चेहरों पर ऐसा खौफ पाया जाता जो कि नाकाबिले यकीन होता। लोगों ने इन वाक़यात के बारे में बहुत क़यास लगाए थे। कोई ये कहता है कि यह कोई बदरूहों का गिरोह है जो लोगों को वर्गला कर आवाम का खून पी जाता है। कोई आदमखोर शेर की दास्तान सुनाता, मगर एक रवायत ने ज़्यादा शहरत हासिल की। कहा जाता है किसी ज़माने में यहाँ पर किसी मुल्क के बागों का गिरोह आकर रहने लगा। यह गिरोह ज़िंदगी गुजारने के लिए डाके मारा करता था। जब ये वाक़यात बढ़ गए तो हुकूमत ने पुलिस पार्टी इन मुजरिमों की सरकोबी के लिए रवाना की। डाकू तो महफूज रहे मगर पुलिस वाले कभी वापस ना आ सके। इसके बाद हुकूमत कोई और ठोस कदम उठा पाती। मुल्क में ताउन की वबा फैली जिससे पूरा मुल्क शदीद मुतासर हुआ था। ताउन इस इलाके में फैला चूँकि ये लोग मतलूब थे, इसलिए इनकी कोई मदद ना की गई, जिसकी वजह से ये सारा कबीला वबा का शिकार होकर मारा गया। इसके बाद लोग ये समझने लगे कि इन मुजरिमों की बदरूहें इस इलाके में लोगों को मारती फिरती हैं। चुनांचे हुकूमती इक़दामात का कोई ठोस फ़ायदा ना होने की वजह से इस सड़क पर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई और इस सड़क को हादसाती मुकाम करार देकर बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी बहुत से मंचले चले जाते और फिर कभी वापस ना आते और इनकी लाशें इस हालत में मिलती जो कि वहशत और बर्बरियत का नमूना होती। काशिफ बड़े ही पुरस्कून अंदाज में कार चलाता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। दिल ही दिल में इन लोगों की तो हम परस्ती पर कह के लगा रहा था जो कि इस सड़क को ऐसे भी गिराते थे। अभी तक इसके साथ ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी जो गैर मामूली हो। सड़क के दोनों तरफ तवील मैदानी सिलसिला था जिसमें खुदरो पौधे, झाड़ियाँ और ऊंचे नीचे टीले वाफर तादाद में मौजूद थे। काशिफ को कार चलाते हुए 10 मिनट से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था मगर सड़क ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सड़क तो शैतान की आंत की तरह लंबी ही होती चली जा रही थी। वो सोच में पड़ गया। इसके अंदाजे के मुताबिक फासला इतना ज़्यादा नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के बाद इस मेन रोड पर होना चाहिए था जहाँ से होटल सी ईगल का रास्ता शुरू होता था।
अचानक इसकी नज़र फ्यूल मीटर पर पड़ी। फ्यूल का निशान बताने वाली सुई 0 की जानिब इशारा कर रही थी, मतलब पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला था। अब शदीद किस्म की परेशानी काशिफ के चेहरे पर नजर आने लगी थी। मुलाकात का वक्त भी शुरू हुआ जाता था। अचानक कार ने झटके लेने शुरू कर दिए। चंद लम्हों के बाद कार लहराती हुई सड़क के दाएं तरफ कच्चे में उतर गई। कार का फ्यूल मीटर 0 की रीडिंग शो कर रहा था और कार रुक चुकी थी। ओ खुदा, अब क्या होगा? काशिफ कार से निकलकर बड़बड़ाया। इसने घड़ी देखी तो रात के 10 बज रहे थे। काशिफ मज़ीद परेशान हो गया। कंपनी के लोग काशिफ का इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर वो लोग इंतज़ार करके चले गए तो साख बिज़नेस मार्केट में काफ़ी ख़राब हो जाएगी। वो शदीद परेशान हो गया। ये इतना ही वक्त लग गया था जितना ट्रैफिक जाम में लगता था। दूर दूर तक ताहद्दे निगाह वीराने और सन्नाटे का राज था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक इसको अपने फ़ोन का ख्याल आया। इसने फ़ौरन ही जेब से फ़ोन निकाला। यह देखकर इसको शदीद किस्म की मायूसी हुई क्योंकि फ़ोन बंद था। काशिफ की समझ में नहीं आ रहा था कि फ़ोन बंद क्यों है। इसको अच्छी तरह याद था कि जब घर से निकला था तो फ़ोन को अच्छी तरह से चार्ज कर लिया था। इसकी ये आदत हमेशा से थी कि जब भी वो घर से निकलता तो अपना फ़ोन चार्ज करके ही निकलता था, लेकिन आज तो बिल्कुल ही अनहोनी हुई थी। शदीद सर्दी का एहसास भी सता रहा था। चुनांचे इसने गाड़ी में बैठकर कार का हीटर ऑन कर लिया। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि काशिफ एक अजीब सी आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा, जैसे कोई पायल पहने छन छन करता चला आ रहा हो। काशिफ कार से बाहर निकल आया। जैसे वो गाड़ी से बाहर निकला, दूर दूर तक गहरे सन्नाटे और खामोशी का राज था, लेकिन पायल की आवाज़ बराबर इसके कानों को सुनाई दे रही थी। खौफ का एहसास इसके दिल में सरायत करने लगा। वीराने और सन्नाटे में पायल की आवाज़ अच्छे खासे लोगों का खून खुश्क करने के लिए काफ़ी थी। काशिफ को वो सारी पुरस्कार कहानियाँ याद आने लगी थी जो कि इस सड़क से मंसूब थीं। वो इधर उधर देख रहा था कि अचानक इसको दूर से रोशनी अपनी तरफ आती नजर आई। इसने गौर से देखा तो कोई इंसान हाथ में लालटेन लिए चला आ रहा है। जैसे ही नवार करीब आया, ये देख वो हैरान रह गया। वो एक लड़की थी जो कि देखने में देहाती मालूम होती थी। इस लड़की ने घाघरा चोली से बतन कर रखा था, जो कि अक्सर वो बेशतर इस इलाके के बंजारे पहना करते थे। इस लड़की ने खालस देहाती लहजे में काशिफ को मुखातब किया, बाबू क्या हुआ, गाड़ी ख़राब हो गई है? नहीं, गाड़ी तो ठीक है, मगर अफसोस पेट्रोल ख़त्म हो गया है। काशिफ ने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा। ओह, लड़की ने तासुफ का इजहार किया। बस अब इंतज़ार है कोई मदद आ जाए, मगर तुम इस वीराने में कैसे? काशिफ ने हैरत से कहा, बाबू यहाँ थोड़ी दूर एक बस्ती है जहाँ हमारा घर है। हम भूले भटके राहगीरों की मदद करते हैं। लड़की मुस्कुरा कर बोली, मगर मैंने तो सुना है यहाँ कोई आबादी नहीं है और यहाँ पर आमदोरफ्त की पाबंदी है। वो बदस्तूर हैरत भरे लहजे में बोला। लालटेन की रोशनी में इसने देखा कि इसकी बात सुनकर लड़की के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया है, जैसे वो यकदम गड़बड़ा सी गई हो। दूसरे पल वो मुस्कुराकर बोली, नहीं बाबू, यहाँ एक डाकुओं का गिरोह है जो आवाम को परेशान करता है, लोगों से लूट मार करता है। अच्छा, जवाब मुख्तसर था। बाबू तुम हमारे घर चलो, रात हमारे घर में गुजार लेना, सुबह कोई ना कोई गाड़ी गुजरेगी तो फिर पेट्रोल का भी कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। लड़की फिर मुस्कुराई थी। काशिफ ने दिल में सोचा कि सारी रात यहाँ गाड़ी में काली करने से बेहतर है लड़की के साथ चला जाए। सुबह होने पर देखा जाएगा, क्योंकि अब भी दूसरी किसी गाड़ी के गुजरने के कोई आसार नहीं है। मीटिंग तो ख़राब हो ही गई है। चुनांचे काशिफ अस्बात में सर हिलाते हुए इसके साथ चल पड़ा था। चलने से पहले कार के डैशबोर्ड से टॉर्च निकालना नहीं भूलता था। डैशबोर्ड में हमेशा ही एक टॉर्च मौजूद रहती थी, ताकि अगर कार में कोई छोटी मोटी ख़राबी हो जाए तो टॉर्च की रोशनी की मदद से दूर की जा सके। लड़की आगे आगे चल रही थी और वो इसके पीछे था। टॉर्च की रोशनी में काशिफ ने लड़की के सरापे को गौर से देखा। लड़की बेहद हसीन थी और इसकी चाल बहुत दिलकश थी। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने चलते चलते पूछा। काशिफ खान। क्या करते हो बाबू? कारोबार है मेरा कपड़े का। लड़की ने कोई जवाब न दिया। वो दोनों चलते ही रहे। काशिफ बस लड़की की दिलकश चाल को देखता चल रहा था।
इसे अपनी कारोबारी मीटिंग के ख़राब होने का बहुत अफसोस था, मगर क्या हो सकता था। थोड़ी दूर चलने के बाद इसको आबादी के आसार नज़र आए। चांद की रोशनी में मकानों के धुंधले और मंझले साए देखकर इसका हौसला बुलंद हो गया। आबादी देखकर उम्मीद जागी कि चलो रात का कोई इंतज़ाम हो गया, वरना पहले इसके दिलो दिमाग में यही था कि ये लड़की झूठ बोल रही है। थोड़ी दूर चलने के बाद मकाना साफ और वाज़िह नज़र आने लगे थे, लेकिन दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। अजीब सा गैर फितरी सा सन्नाटा तारी था, जैसा सन्नाटा कब्रिस्तानों में होता है। वो इस चीज़ को महसूस किए बगैर ना रह सका था। इतना सन्नाटा क्यों है, बिल्कुल गैर फितरी सा? काशिफ ने हैरत से पूछा। इसकी बात सुनकर लड़की चौंक गई। अपने आप को संभालती हुई बोली, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं बाबू, सीधे साधे देहाती हैं, ज़्यादा देर तक जागने के आदी नहीं, जल्द सो जाते हैं। इसने कोई जवाब ना दिया। ना जाने क्यों ऐसा लगा कि ये झूठ बोल रही है, मगर क्यों? इसका जवाब काशिफ के पास नहीं था। इसने सोचा जो होगा देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल इसके साथ चला जाए। इसके जहन में यह ख्याल था कि ये लड़की ज़रूर इस इलाके के डाकुओं की साथी है, मगर इसने ख़ुद को हालात के हवाले कर देना बेहतर समझा, क्योंकि वो सारी रात गाड़ी में तो नहीं गुजार सकता था। चुनाचे काशिफ चुपचाप इसके साथ चलता रहा। कुछ ही लम्हात के बाद अचानक वो इसकी जानिब देख कर गोया हुआ, क्या नाम है तुम्हारा? ज़ागुना। बड़ा नाम अजीब सा है। ऐसा नाम तो इसने ज़िंदगी में पहली बार ही सुना था। लड़की काशिफ को मुसलमान मालूम नहीं हुई थी, मगर इसने इसका दिल रखने के लिए इसके नाम की तारीफ़ करते हुए कहा, बहुत खूबसूरत नाम है जो कि तुम पर बहुत जच रहा है। अपनी तारीफ़ पर काशिफ ने इसके होंठों पर मुस्कुराहट देखी, जिसमें एहसास तफख्र नुमाया था। इसकी मुस्कुराहट काशिफ को सपाट और खोखली लगी, बिल्कुल गैर फितरी, ज़िंदगी के हर एहसास से आ रही। काशिफ कोशिश के बावजूद भी इसमें ज़िंदगी तलाश ना कर सका। अचानक लड़की ने मुस्कुरा कर काशिफ को मुखातब किया, तुम मुझे तो परस्त इंसान मालूम होते हो, अगर बस्ती में नाटा है इसमें गैर फितरीपन कहाँ से घुस आया? शायद मैंने गलत कहा हो, लेकिन मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है मेरे कदम किसी बस्ती के बजाय कब्रिस्तान की तरफ उठ रहे हैं। लड़की ने कोई जवाब ना दिया, बस अजीब अंदाज में मुस्कुरा कर रह गई। जिस अंदाज में वो मुस्कुराई, इसको देखकर इसको फिर किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा था। इसको ऐसा लग रहा था कि इसके इर्द गिर्द कोई अनदेखा जाल सा है जिसमें वो फंस रहा है। कुछ दूर चलने के बाद चांद की रोशनी में काशिफ को पत्थर का एक मुजस्मा नस्ब नज़र आया। पत्थर के इस मुजस्मे को देखकर वो हैरान हुए बगैर ना रह सका। ये एक अजीब सा मुजस्मा था जिसको वो कोई नाम ना दे सका। टार्च की रोशनी में इसने देखा कि ये मुजस्मा किसी औरत का था जिसके खद्दोखाल नहायत खूबसूरत थे। अजीब बात यह थी कि इस मुजस्मा को देखकर काशिफ के अंदर एक सर्द लहर सी दौड़ती महसूस हुई थी। इस मुजस्मा को देखकर किसी रियासत के हुक्मरान का गुमान होता था। ये किसका मुजस्मा है? काशिफ ने ज़ागुना से सवाल किया। ये हमारी देवी है रामोना, हम इसकी पूजा करते हैं, यही है जो हमको मौत के बाद ज़िंदगी देगी। ज़ागुना ने अकीदतमंदाना अंदाज में जवाब दिया। काशिफ इसके शिरकिया ख्यालात सुनकर काम कर रह गया कि ज़ागुना ने पत्थर के मुजस्मे से अपनी तमाम तर उम्मीदें वाबस्ता कर ली थीं। हालांकि उम्मीदों का महवर सिर्फ़ और सिर्फ ज़ात वाहिद ही होनी चाहिए। कुछ ही देर के बाद वो बस्ती के अंदर दाखिल हो गए। बस्ती के अंदर मज़ीद हैरतों का सामना करना पड़ा। इस बस्ती को देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी दफनशुदा शहर में आ गया हो। यूँ लगता था कि ये बस्ती आसार कदीमा की दरियाफ्त हो। कोई भी मकान सालम हालत में ना था, सब टूट फूट चुके थे। अक्सरियत ऐसे मकानों की थी जो कि खंडर मालूम होते थे। वो अगर मजबूत असाब का मालिक ना होता तो शायद बेहोश होकर गिर जाता। रात के अंधेरे में लालटेन की रोशनी में एक पुरस्कार लड़की काशिफ को एक ऐसी बस्ती में ले आई थी कि जो कि ज़्यादातर उजाड़ और वैलान महरूम होती थी। अब तो वो सारी पुरस्कार कहानियाँ याद आने लगी थी जो इस सड़क से मंसूब थी। एक सर्द सी लहर इसको अपने जिस्म में उड़ती महसूस हुई थी। काशिफ ने सोचा जो होगा देखा जाएगा। इसने अपने आप को ख्यालात
का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया था। दोनों आगे पीछे चलते हुए एक ऐसे मकान में दाखिल हुए जो कि दूसरे मकानों की तरह उजाड़, वीरान और खंडर सा बना हुआ था। लड़की इसको लेकर एक ऐसे कमरे में पहुंची जहां दीवारों पर एनर्जी सेवर की जगह बड़ी बड़ी मोमबत्तियां रोशन थीं, जो देखने में बड़ा ही पुरअसरार तासुर पेश कर रही थी। इन रोशन मोमबत्तियों को देखकर काशिफ ने अपने जिस्म में लर्जिश महसूस की थी। न जाने क्यों इसे ये सारा माहौल असेबी लग रहा था। कमरे की दीवारें स्याह थीं। बाएं तरफ वाली दीवार के साथ एक चारपाई बिछी हुई थी। चारपाई पर एक पुराना सा गद्दा बिछा हुआ था। दीवार के दूसरी तरफ एक काई ज़दा मटका और एक गिलास मौजूद था, लेकिन कमरे में किसी तरह के पंखे का कोई भी वजूद ना था। लेकिन पंखा ना होने के बावजूद काशिफ को गर्मी का ज़रा भी एहसास ना था, बल्कि इसको हल्की सी सर्दी महसूस हो रही थी, जो कि इसके लिए निहायत ही हैरत अंगेज़ थी। क्या इस घर में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है? काशिफ ने हैरानी से पूछा। नहीं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। लेकिन तुम परेशान मत हो, सुबह होते ही चले जाना तुम। ज़ागोना मुस्कुराई। शुक्रिया, मगर क्या बस्ती के दूसरे लोग तुम्हारे घर किसी अजनबी मर्द की मौजूदगी पर एतराज़ नहीं करेंगे? ओह, तुम इसकी फ़िक्र मत करो, यहाँ कोई किसी के ज़ाती मामलात में दखल नहीं देता। ज़ागोना ने जवाब दिया। मुझे हैरत है। ओह, तुम इसकी फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। इतना कहकर वो इसका जवाब सुने बगैर ही बाहर निकल गई। काशिफ चंद लम्हों तक पत्थर के बुत की तरह खड़ा रहा और फिर तवील सांस लेकर चारपाई पर बैठ गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसकी छठी हिस्स किसी खतरे का एहसास दिला रही थी, लेकिन वो कहीं जा भी नहीं सकता था क्योंकि इसकी गाड़ी भी ख़राब थी। अपने आप को हालात के सुपुर्द करने के सिवा कोई चारा ना था।